बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम प्रॉब्लम सेट बी से सॉल्व करना शुरू करेंगे। द फॉलोइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन इज़ गिवन फॉर 5 सेपरेट कंपनीज। हमें 5 कंपनीज़ की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की इंफॉर्मेशन दी हुई है। सबसे पहले कंपनी वी, फिर डब्ल्यू, फिर एक्स, फिर वाई, फिर जेड। रिक्वायर्ड क्या है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट कंपनी वी। कंपनी वी के मुतालिक हमने इन सवालों के जवाब देने हैं। सबसे पहला है व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ इक्विटी ऑन December 31, 2004। December 31, 2004 की इक्विटी फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम देखेंगे कि December 31, 2004 के एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू क्या है। एसेट्स हैं 45,000 और लाइबिलिटीज़ हैं 30,000। और अकाउंटिंग इक्वेशन में इक्विटी का फार्मूला होता है एसेट्स इज इक्वल इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज़। सो इक्विटी इज इक्वल एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। इस तरह हम इक्विटी फाइंड आउट कर लेंगे। बिल्कुल ऐसे कि सबसे पहले हम लिखेंगे एसेट्स 45,000 है, लाइबिलिटीज़ 30,000 है। फिर हम लिखेंगे इक्विटी इज इक्वल एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। 45,000 में से जब हम 30,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास 15,000 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ इक्विटी ऑन December 31, 2005। हमने December 31, 2005 की इक्विटी फाइंड आउट करनी है। इसको कैसे करेंगे? एसेट्स की वैल्यू है 49,000 और लाइबिलिटीज़ की है 26,000। सो एक अकाउंटिंग इक्वेशन के मुताबिक इक्विटी इज इक्वल एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। हमने जिस तरह December 31, 2004 की इक्विटी फाइंड की थी, December 31, 2005 की भी ऐसे ही फाइंड करेंगे। एसेट्स इज इक्वल 49,000, लाइबिलिटीज़ इज इक्वल 26,000। अब इक्विटी इज इक्वल एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 23,000। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेट इनकम फॉर ईयर 2005। 2005 की नेट इनकम क्या है? अब नेट इनकम फाइंड आउट करने के लिए हम ओनर इक्विटी स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे कि इक्विटी December 31, 2004। उसके बाद हम नेट इनकम लिखेंगे, फिर हम ओनर इन्वेस्टमेंट्स लिखेंगे, फिर सब टोटल लिखेंगे, ये फिर विड्रॉल्स बाय ओनर लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे इक्विटी December 31, 2005। ये सिंपल ओनर इक्विटी स्टेटमेंट का फॉर्मेट है। अब जो December 31, 2004 की हमने वैल्यू फाइंड की थी वो थी 15,000। फिर हम इसमें नेट इनकम ऐड कर देंगे। ये नेट इनकम अभी हमने फाइंड करनी है। उसके बाद हम लिखेंगे ओनर इन्वेस्टमेंट। ओनर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ओनर ने 6,000 इन्वेस्ट किया है, हम ये लिख देंगे। उसके बाद सब टोटल है। सब टोटल आता है इन तीनों को टोटल करने से, लेकिन क्योंकि हमारे पास नेट इनकम नहीं है तो इसका मतलब है कि हमारे पास अभी ये भी नहीं है। फिर हम क्या करेंगे? हम सब टोटल के बाद लिखते हैं विड्रॉल्स बाय ओनर, और ओनर कैश विड्रॉल्स की वैल्यू हम लोगों को दी हुई है जो कि है 4,500। इधर लिख देंगे 4,500। और फिर इक्विटी December 31, 2005 की वैल्यू हमने अभी फाइंड किया जो कि है 23,000। अब हम जब सब टोटल में से विड्रॉल्स को माइनस करते हैं तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है। अब हम क्या करेंगे? हम इक्विटी में से इन विड्रॉल्स को माइनस कर देंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये बिल्कुल ऐसे है कि हम ABCXYZ इस तरह नाम ले लें और क्या फार्मूला है हमारे पास कि अगर हम A+B+C करें तो हमारे पास X आ जाएगा। A है इक्विटी, B है नेट इनकम और C है ओनर इन्वेस्टमेंट और X है सब टोटल। सब टोटल क्या होता है? इन तीनों को सम करें तो वो सब टोटल के इक्वल आता है। और जब हमने इक्विटी फाइंड आउट करनी है तो हमने क्या करना है? हमने सब टोटल में से विड्रॉल्स को माइनस कर देना है। तो हमने विड्रॉल्स को वाई का नाम दिया और सब टोटल को एक्स का। तो जब हम एक्स माइनस वाई करेंगे तो वो जेड आ जाएगा। अब हमने इधर क्या फाइंड करना है? हमने एक्स फाइंड करना है। जब हमने एक्स फाइंड करना है और हमारे पास वाई है, विड्रॉल्स हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, और जो जेड है जो वो इक्विटी है वो हमने अभी फाइंड आउट किया है। हमारे पास वाई और जेड दोनों गिवन है तो हम एक्स बहुत आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। हम क्या करेंगे? हम जेड प्लस वाई कर देंगे और हमारे पास आ जाएगा एक्स। एक मिनट। एक्स माइनस वाई इज इक्वल जेड, और जेड एक्स की वैल्यू अगर हमने फाइंड आउट करनी है तो जेड प्लस वाई 23,000 प्लस 45।
ये बन जाता है 27,500। तो हम सब टोटल में लिखेंगे 27,500 500। और अब हमने क्या करना है कि हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है। तो a में हमने लिखा था कि a की वैल्यू हमारे पास गिवन थी और b की हमने फाइंड करनी है, c की भी है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, x में से हमारे पास इसमें सिर्फ b मिसिंग है, तो हम b को इसी साइड पे रहने देंगे और हम x में से x माइनस c कर लेंगे और x माइनस a कर लेंगे। x में से c माइनस करते हैं, अब c है 6,000 और a माइनस करते हैं तो वो है 15,000। तो बस नेट इनकम की वैल्यू आ जाती है 6,500। तो इधर 2,500 नहीं, इधर 6,500 आ जाएगा। बाकी क्वेश्चंस में भी हमने मिसिंग वैल्यूज़ को इसी तरह फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2। उसमें हमने क्या करना है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट कंपनी डब्ल्यू। कंपनी डब्ल्यू के मतलब हमने इन 3 सवालों के जवाब देने हैं। सबसे पहला है व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ इक्विटी ऑन December 31, 2004। December 31, 2004 की इक्विटी की अमाउंट क्या है। हमें एसेट्स दिए हुए और हमें लाइबिलिटीज़ भी दी हुई हैं और हमने इक्विटी फाइंड आउट करनी है। कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इक्विटी फाइंड आउट करने के लिए हम एसेट्स की वैल्यू लिखेंगे जो कि है 70,000, फिर हम लाइबिलिटीज़ की वैल्यू लिखेंगे जो कि है 50,000। उसके बाद हम लिखेंगे इक्विटी जो कि होता है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। तो हमारे पास 70,000 माइनस 50,000 20,000 आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने ओनर इक्विटी स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाना है। क्योंकि नेक्स्ट हमने इक्विटी तो फाइंड कर ली December 31, 2004 की। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ इक्विटी ऑन December 31, 2005। हमने अब December 31, 2005 की इक्विटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन हमारे पास सिर्फ एसेट्स गिवन है, हमारे पास लाइबिलिटीज़ भी नहीं है, हमारे पास इक्विटी भी नहीं है। तो हम सबसे पहले इक्विटी फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम लाइबिलिटीज़ फाइंड आउट करेंगे। और इक्विटी हम कैसे फाइंड करेंगे कि हम दोबारा ओनर इक्विटी स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाएंगे। इक्विटी December 31, 2004 ये हमने अभी फाइंड आउट किया, ये है 20,000। फिर नेट इनकम इसमें ऐड कर देंगे। नेट इनकम की वैल्यू है 30,000। नेट इनकम की वैल्यू 30,000, हम इसमें नेट इनकम ऐड करेंगे। फिर हम इसमें ओनर इन्वेस्टमेंट्स ऐड करेंगे। ओनर इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू है 10,000। इन तीनों को जब हम टोटल कर लेंगे तो हमारे पास आ जाता है 60,000। और फिर अब हमने इसमें से विड्रॉल्स माइनस कर देने और ओनर कैश विड्रॉल्स हमें गिवन है 2,000। जब हम विड्रॉल्स को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाती है इक्विटी जो कि है 58,000। अब इस इक्विटी की मदद से हमने लाइबिलिटीज़ को फाइंड करना है। हमारे पास एसेट्स क्वेश्चन में पहले ही गिवन थे कि वो 90,000 है। अब आपने इक्विटी भी फाइंड आउट कर ली, अब हम लाइबिलिटीज़ फाइंड आउट करेंगे। एसेट्स की वैल्यू 90,000, इक्विटी की है 58,000। तो लाइबिलिटीज़ की क्या होगी, एसेट्स माइनस इक्विटी 90,000 माइनस 58,000 इज इक्वल 32,000। उसके बाद नेक्स्ट है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ओनर इन्वेस्टमेंट्स फॉर कंपनी एक्स ड्यूरिंग 2005। हमने अब कंपनी एक्स में से ओनर इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे इक्विटी December 31, 2004 की। हमें एसेट्स की वैल्यू दी हुई है 1,21,500 और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू है 58,500। इधर लिखेंगे फॉर December 31, 2004 एसेट्स की वैल्यू आ जाएगी 1,21,500, लाइबिलिटीज़ की वैल्यू है 58,500। इक्विटी फाइंड आउट करने के लिए हमने एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ को माइनस कर देना है। 1,21,500 में से जब हम 58,500 माइनस करेंगे तो ये 63,000 आ जाएगा जो कि इक्विटी है। अब हमने क्या करना है, हमने December 31, 2005 के लिए इक्विटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें बस एसेट्स दिए हमें 1,36,500 और हमारे पास लाइबिलिटीज़ दी है 55,500। एसेट्स की वैल्यू है 1,36,500, लाइबिलिटीज़ है 55,500। इक्विटी फाइंड आउट करने के लिए सिंपल हमने एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ करना है और 1,36,500 में से जब हम 55,500 माइनस करेंगे तो हमारे पास 81,000 आ जाएगा। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने ओनर इन्वेस्टमेंट्स फाइंड आउट करनी है। उसके लिए हम दोबारा से ओनर इक्विटी स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाएंगे। इक्विटी December 31, 2004 है 63,000, ये हमने अभी फाइंड आउट किया है और नेट इनकम है 16,500। ये क्वेश्चन में गिवन है और नेट इनकम इज इक्वल 16,500। तो हम इसमें नेट इनकम ऐड कर देंगे और जो ओनर इन्वेस्टमेंट्स हमने फाइंड करना है तो इसकी जगह अभी हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। उसके बाद हम सब टोटल लिखेंगे। ऑनर इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू नहीं है हमारे पास तो सब टोटल की वैल्यू भी अभी हमने फाइंड करनी है। फिर हम देखेंगे विड्रॉल्स कितने हैं, तो ओनर कैश विड्रॉल्स हैं 0, तो हम ओनर कैश विड्रॉल्स के आगे 0 लिख देंगे। और जो इक्विटी December 31, 2005 है वो हमने अभी फाइंड आउट किया जो कि है 81,000।
अब हमने क्या करना है कि हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है ओनर इन्वेस्टमेंट्स की। तो अगर हमारे पास इक्विटी भी गिवन है, हमारे पास विड्रॉल्स भी गिवन है, हम क्या करेंगे, हमारे पास एक्स की वैल्यू नहीं है लेकिन हमारे पास वाई की वैल्यू भी है और हमारे पास जेड की वैल्यू भी है। तो जेड माइनस वाई करके हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब हम 81,000 में से 0 माइनस करेंगे तो 81,000 आएगा। 81,000 सब टोटल की वैल्यू है। और फिर हमारे पास जब एक्स की वैल्यू भी आ गई है तो हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू पहले से ही गिवन है, बी की भी गिवन है और सी की हमने फाइंड करनी है। तो हम एक्स में से ए और बी दोनों को माइनस कर लेंगे। तो एक्स की वैल्यू है 81,000, माइनस करनी है उसमें से ए की वैल्यू जो कि है 63,000 और फिर बी की वैल्यू जो कि है 16,500। तो ये आ जाता है 1,500। तो हमारे पास ओनर इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू है 1,500। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एसेट्स फॉर कंपनी वाई ऑन December 31, 2005। हमारे पास कंपनी वाई में December 31, 2005 के एसेट्स की वैल्यू नहीं है, हमने फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले तो हम December 31, 2004 की इक्विटी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास एसेट्स गिवन है और हमारे पास लाइबिलिटीज़ भी गिवन है। December 31, 2004 लिखेंगे। फिर एसेट्स की वैल्यू है हमारे पास 82,500, लाइबिलिटीज़ की वैल्यू है 61,500। इक्विटी फाइंड आउट करने के लिए हम एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ कर देंगे, तो ये आ जाता है 21,000। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने ओनर इक्विटी स्टेटमेंट का फॉर्मेट बना लेना है। सबसे पहले हम लिखेंगे इक्विटी December 31, 2004 जो कि है 21,000 और ये हमने अभी फाइंड किया। उसके बाद है नेट इनकम। नेट इनकम की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, नेट इनकम है 24,000, तो हम इसमें नेट इनकम ऐड कर देंगे। फिर ओनर इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू भी हमें गिवन है जो कि है 38,100, हम इसमें ओनर इन्वेस्टमेंट ऐड करेंगे। जब हम इन तीनों को टोटल करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 83,100। उसके बाद हमने उसमें से विड्रॉल्स को माइनस कर देना। विड्रॉल्स की वैल्यू है 18,000। जब हम इसमें से 18,000 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 65,100। तो इस तरह हमारे पास इक्विटी December 31, 2005 भी आ गई और हमारे पास लाइबिलिटीज़ की वैल्यू 72,000 पहले से गिवन होता है। तो अब हम एसेट्स फाइंड आउट करेंगे। लाइबिलिटीज़ लिखेंगे इधर 72,000, इक्विटी लिखेंगे 65,100 और एसेट्स इज इक्वल इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज़। इन दोनों को जब हम टोटल करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 1,37,100 जो कि एसेट्स की वैल्यू है। उसके बाद नेक्स्ट है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज़ फॉर कंपनी जेड ऑन December 31, 2004। हमने क्या करना है, हमने December 31, 2004 के लिए लाइबिलिटीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम फॉर December 31, 2005 के लिए इक्विटी की वैल्यू फाइंड करेंगे। एसेट्स हमें गिवन है कि 1,60,000 है, लाइबिलिटीज़ भी हमें गिवन है कि 52,000 है। इक्विटी फाइंड आउट करने के लिए हम सिंपल एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाता है 1,08,000। उसके बाद हम ओनर इक्विटी स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाएंगे। हमारे पास December 31, 2004 में लाइबिलिटीज़ की वैल्यू नहीं है। अगर लाइबिलिटीज़ की वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब है हमारे पास इक्विटी की वैल्यू भी नहीं है और हमने इस इक्विटी की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये फॉर्मेट बनाया है। इक्विटी की वैल्यू नहीं है तो हम सिर्फ इसका नाम लिखेंगे और इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। उसके बाद हम इसमें नेट इनकम और ओनर इन्वेस्टमेंट्स ऐड करेंगे। नेट इनकम की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है जो कि है 32,000 और ओनर इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू है 40,000। इन दोनों को हम इसमें ऐड कर देंगे और फिर सब टोटल करेंगे, लेकिन हमारे पास एक वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब है सब टोटल में भी एक वैल्यू कम होगी, तो इधर भी क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। फिर हम इसमें से ओनर विड्रॉल्स को माइनस कर देंगे। ओनर विड्रॉल्स की वैल्यू है हमारे पास 6,000, इधर हम 6,000 मेंशन करेंगे। उसके बाद हम जब हम सब टोटल में से ओनर विड्रॉल्स को माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है इक्विटी जो कि इक्विटी December 31, 2005 जो कि है 1,08,000। ये हमने अभी फाइंड आउट की थी। अब हमने क्या करना है कि हमारे पास y की वैल्यू भी गिवन है और हमारे पास z की वैल्यू भी गिवन है। तो सिंपल हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे z प्लस y करके। और हम सिंपल x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे z प्लस y करके।
उसके बाद ओनर इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू सब टोटल की जब हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है तो हमने ओनर इन्वेस्टमेंट्स हमारे पास गिवन है, नेट इनकम भी गिवन है और हमने इक्विटी फाइंड आउट करनी है। हम सिंपल सब टोटल में से नेट इनकम को माइनस कर देंगे और ओनर इन्वेस्टमेंट्स को माइनस कर देंगे तो हमारे पास इक्विटी की वैल्यू आ जाएगी। एक्स पहले हम एक्स इज इक्वल जेड प्लस वाई करेंगे। जब हम जेड और वाई को ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 1,14,000। तो इधर आएगा 1,14,000। तो 1,14,000 में से जब हम 40,000 माइनस कर देंगे और फिर जब हम 32,000 भी माइनस कर देंगे तो ये आ जाता है 42,000। तो इक्विटी की वैल्यू होगी 42,000। फिर हमने दिसंबर 31, 2004 की एसेट्स हमने लाइबिलिटीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एसेट्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 1,24,000 जो कि हमें गिवन है। इक्विटी की वैल्यू है हमारे पास 42,000। तो हम लाइबिलिटीज़ फाइंड करने के लिए एसेट्स में से जब इक्विटी माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 94। हमने 1,24,000 में से 42,000 माइनस करना है, आंसर आ जाता है 82,000। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन बुक पर सॉल्व होगा। उसमें हमने क्या करना है, प्रॉब्लम 1-2B में आइडेंटिफाई हाउ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेट ट्रांजेक्शन्स अफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये सारी ट्रांजेक्शन्स हैं ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को किस तरह इफेक्ट करती हैं। फॉर द बैलेंस शीट आइडेंटिफाई हाउ ईच ट्रांजेक्शन अफेक्ट्स टोटल एसेट्स, लाइबिलिटीज़ एंड टोटल इक्विटी। बैलेंस शीट के लिए हमने बताना है कि हर ट्रांजेक्शन एसेट्स, लाइबिलिटीज़ और इक्विटी पर क्या असर डालती है। फॉर इनकम स्टेटमेंट आइडेंटिफाई हाउ ईच ट्रांजेक्शन अफेक्ट्स नेट इनकम। इनकम स्टेटमेंट के लिए हमने बताना है कि हर ट्रांजेक्शन नेट इनकम पर क्या असर डालती है। एंड फॉर द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज आइडेंटिफाई हाउ ईच ट्रांजेक्शन अफेक्ट्स कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ एंड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज के लिए हमने आइडेंटिफाई करना है कि जो हर ट्रांजेक्शन है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ पर किस तरह असरअंदाज होती है। उसके लिए फॉर इंक्रीज प्लेस अ पॉजिटिव इन द कॉलम और कॉलम्स, फॉर डिक्रीज प्लेस अ नेगेटिव इन द कॉलम और कॉलम्स। इफ बोथ एन इंक्रीज एंड अ डिक्रीज अकर, प्लेस प्लस माइनस इन द कॉलम और कॉलम्स। द फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज कम्प्लीटेड एज एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के तौर पर पहली ट्रांजेक्शन सॉल्व की दी हुई है। सबसे पहले है ओनर इन्वेस्ट कैश इन अ बिज़नेस। ओनर ने अपने बिजनेस में कैश इन्वेस्ट किया है, इसका मतलब है कि हमारे एसेट्स बढ़ जाएंगे। तो हमने एसेट्स वाले कॉलम में प्लस का साइन लगा दिया। और साथ ही फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में हम ये देखते हैं कि ओनर ने इन्वेस्ट कितना किया है। उसके बाद है बाइज बिल्डिंग बाय साइनिंग नोट पेएबल। बिल्डिंग खरीदी है नोट पेएबल साइन करके, मतलब लाइबिलिटी है। तो एसेट्स पर क्या असर पड़ेगा, एसेट्स बढ़ जाएंगे। और साथ ही लाइबिलिटीज़ पर क्या असर पड़ेगा कि लाइबिलिटीज़ भी बढ़ जाएंगी। और साथ ही इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ पर भी असर पड़ेगा। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में हम ये देखते हैं कि बिज़नेस में लैंड वगैरह कितनी है या फिर इक्विपमेंट कितना है। उसके बाद है पेज कैश फॉर सैलरीज इनकर्ड। कैश पे किया है सैलरीज़ के लिए। जब हम कैश पे करेंगे तो कैश कम हो जाएगा, कैश कम होगा इसका मतलब है एसेट्स कम हो जाएंगे। तो हमने एसेट्स वाले कॉलम में माइनस का साइन लगा दिया। साथ ही इक्विटी पर क्या असर पड़ेगा, इक्विटी भी कम हो जाएगी। और नेट इनकम में एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। एक्सपेंसेस जब सैलरी एक्सपेंस हो गई है और जब सैलरीज बढ़ जाएंगी तो हमारे एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, तो नेट इनकम कम हो जाएगी। और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में हम प्लस का साइन लगा देंगे। इसका मतलब है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में कैश गया है, कैश इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद है प्रोवाइड सर्विसेज फॉर कैश। हमने कैश के लिए सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, इसका मतलब है कि हमारे पास कैश आया है, हमने कैश अर्न किया है। तो हम एसेट्स में प्लस का साइन लगा देंगे। उसके बाद इक्विटी में भी प्लस का साइन लगा देंगे क्योंकि रेवेन्यूज़ बढ़ गए हैं यहाँ पर, इसीलिए हमने यहाँ पर प्लस का साइन लगाया है। उसके बाद है नेट इनकम। नेट इनकम में भी हम प्लस का साइन लगा देंगे क्योंकि हमारे रेवेन्यूज़ बढ़ गए हैं। और साथ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में भी हम प्लस का साइन लगा देंगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में हम लोग देखते हैं कि रेवेन्यूज़ कितने और एक्सपेंसेस कितने हैं। नेक्स्ट है पेज कैश फॉर रेंट इनकर्ड। ये बिल्कुल उसी तरह सैलरी एक्सपेंस की तरह रेंट एक्सपेंस है।
तो हमने क्या करना है, हमारा कैश कम हो गया क्योंकि हमने रेंट पे किया है, तो एसेट्स में माइनस का साइन आ जाएगा। साथ ही इक्विटी में भी माइनस का साइन आ जाएगा क्योंकि ये एक एक्सपेंस था। फिर नेट इनकम में भी एक्सपेंसेस के बढ़ जाने की वजह से नेट इनकम कम हो जाएगी, तो यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा। और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में हम प्लस का साइन लगा देंगे। इसका मतलब है कि हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में कैश इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद है इनकर्स यूटिलिटीज़ कॉस्ट ऑन क्रेडिट। हमने यूटिलिटी एक्सपेंस अभी पे नहीं किया, बल्कि वो हमारी लाइबिलिटी है, तो इस मर्तबा हम एसेट्स में से माइनस नहीं करेंगे, बल्कि हम लाइबिलिटीज़ में प्लस का साइन लगा देंगे क्योंकि हमारी लाइबिलिटी बढ़ चुकी है। साथ ही हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में भी प्लस का साइन लगा देंगे क्योंकि ये भी है तो एक्सपेंस ही, चाहे अभी हमने पे किया है या नहीं। उसके बाद है बाय स्टोर इक्विपमेंट फॉर कैश। हमने स्टोर इक्विपमेंट ख़रीदा है कैश के लिए, कैश देकर। अब कैश आता है एसेट्स में, तो इसका मतलब है हमने कैश दे के ख़रीदा है तो हमारा कैश कम हो गया, एसेट्स कम हो गए। लेकिन साथ ही हमने क्योंकि इक्विपमेंट परचेज़ किया, हमने एसेट्स ही परचेज़ किए, तो हमारे एसेट्स बढ़ भी गए, तो हम प्लस और माइनस दोनों का साइन लगा देंगे इस तरह बीच में स्लैश डालकर। और साथ ही हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में भी प्लस का साइन लगा देंगे क्योंकि हमने अपने बिजनेस में इक्विपमेंट परचेज़ किया है। उसके बाद है ओनर विदड्रॉज कैश। ओनर ने कैश विदड्रॉल करा है, इसका मतलब है कैश कम हो गया है, तो हम एसेट्स में माइनस का साइन लगा देंगे। उसके बाद है टोटल इक्विटी। इक्विटी भी कम हो जाती है, विदड्रॉल से इक्विटी कम होती है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में हम प्लस का साइन लगा देंगे। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में हम देखते हैं कि ओनर की इन्वेस्टमेंट कितनी है और ओनर ने विदड्रॉल कितना कराया, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में कैश इस्तेमाल हुआ, इसका मतलब है यहाँ पर प्लस का साइन आएगा। उसके बाद है प्रोवाइड सर्विसेज ऑन क्रेडिट। हमने क्रेडिट पर सर्विसेज दी हैं, इसका मतलब है कि हमारे पास अभी कैश नहीं आया, लेकिन हम उसको अकाउंट रिसीवेबल में मेंशन कर देंगे, तो हम इधर प्लस का साइन लगा देंगे। एसेट्स बढ़ गए हमारे, साथ ही हमारे रेवेन्यू भी बढ़ गए हैं, तो हम टोटल इक्विटी वाले कॉलम में भी प्लस का साइन लगा देंगे। फिर नेट इनकम भी बढ़ जाएगी, तो हम उधर भी प्लस का साइन लगाएंगे। और ये सारा कुछ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ये कैश इस्तेमाल होगा, तो हम इधर भी प्लस का साइन लगाएंगे। उसके बाद है कलेक्ट्स कैश ऑन रिसीवेबल फ्रॉम 9। इससे पिछली ट्रांजैक्शन में हमने जो कैश नहीं मिला था, हमने क्रेडिट पर जो सर्विसेज दी थी, हमें अब उनका कैश मिल चुका है, तो इसका मतलब है कि अकाउंट रिसीवेबल वाले कॉलम में से हम उस कैश को माइनस करेंगे और हम इसको कैश वाले कॉलम में ऐड कर देंगे, तो हमारा एसेट एक ही वक्त में कम भी होगा और बढ़ेगा भी, तो माइनस और प्लस दोनों का साइन आएगा दरमियान में स्लैश लगाकर। फिर हमारी टोटल इक्विटी बढ़ जाएगी, नेट इनकम भी बढ़ जाएगी और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ भी बढ़ जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉब्लम 1-3B। Selected financial information for online co for the year ended December 31, 2005 follows. Revenue is equal 58,000, expenses is equal 30,000, net income is equal 28,000। एक कंपनी है जिसका नाम है ऑनलाइन को, और उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के मुताबिक रेवेन्यूज़, एक्सपेंसेस और नेट इनकम की वैल्यू ये है। use the information provided to prepare the 2005 calendar year income statement for online को। हमने इस डाटा को इस्तेमाल करते हुए इनकम स्टेटमेंट बनानी है। सबसे पहले हम लिखेंगे कंपनी का नाम जो कि है ऑनलाइन को, उसके बाद हम लिखेंगे स्टेटमेंट का नाम इनकम स्टेटमेंट, उसके बाद हम लिखेंगे कि हम किस मंथ के लिए बना रहे हैं। हम बना रहे हैं फॉर December 31, 2005। रेवेन्यूज़ की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 58,000, एक्सपेंसेस भी गिवन है 30,000। 58,000 में से जब हम 30,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाता है नेट इनकम जो कि है 28,000, और ये भी क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रॉब्लम 1-4B। The following is selected financial information for RWB company as of December 31, 2005। एक कंपनी है जिसका नाम है RWB और उसकी कुछ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दी हुई है। यूज़ द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट फॉर RWB एज ऑफ December 31, 2005। हमने इस इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए बैलेंस शीट बनानी है। सबसे पहले हम लिखेंगे कंपनी का नाम जो कि है RWB, उसके बाद हम लिखेंगे स्टेटमेंट का नाम, हम बैलेंस शीट बना रहे हैं। उसके बाद हम लिखेंगे कि हम किस ड्यूरेशन के लिए बना रहे हैं। हम बना रहे हैं फॉर December 31, 2005। एसेट्स की वैल्यू हमें गिवन है जो कि है 1,14,000। लाइबिलिटी इक्विटी की वैल्यू भी गिवन है जो कि है 40,000 और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू भी गिवन है जो कि है 74,000। हमने बस इन तीनों को अरेंज करके लिखना है। तो सबसे पहले बैलेंस शीट की एक साइड पर हम लिखते हैं एसेट्स
इस साइड पर हमने लेफ़्ट साइड पर लिख दी हमने एसेट जो कि है 1,14,000। राइट साइड पे हमने जब लिखी लाइबिलिटीज़ जो कि हैं 74,000 और इक्विटी 40,000। 74,000 में जब हम 40,000 ऐड करेंगे तो ये 1,14,000 बन जाता है जो कि एसेट्स के इक्वल है। इसका मतलब है कि हमने बैलेंस शीट ठीक बनाई है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉब्लम 1-5B। इसके अकॉर्डिंग सेलेक्टेड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ बाय राइट को फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2005 follows. Cash from investing activities is equal 2,600, net increase in cash 1,400, cash from financing activities is equal 2,800, cash used by operating activities is equal 4,000, cash December 31, 2004 is equal 1,300. हमने क्या करना है, हमने इस इंफॉर्मेशन की मदद से यूज दिस इंफॉर्मेशन टू प्रिपेयर द 2005 कैलेंडर ईयर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज फॉर बाय राइट। कंपनी का नाम है बाय राइट और हमने उसके लिए स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बनानी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कंपनी का नाम जो कि है बाय राइट, फिर स्टेटमेंट का नाम स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। उसके बाद हम लिखेंगे कि हम किस ईयर के लिए बना रहे हैं। हम बना रहे हैं 2005 के लिए, फॉर द ईयर 2005। उसके बाद हमें गिवन है क्वेश्चन में कि कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ 4,000 है, लेकिन ये प्लस 4,000 नहीं, ये माइनस 4,000 है। इसका मतलब है कि हमारे एक्सपेंसेस रेवेन्यू से ज़्यादा हो गए हैं। उसके बाद है कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ जो कि है 2,600 और कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ जो कि है 2,800। हमारी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बन चुकी है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, प्रॉब्लम 1-6B। The following is selected financial information of COMEX for the year ended December 31, 2005. CTEX capital December 31, 2005 है 47,000, net income है 6,000, CTEX withdrawals हैं 8,000 और CTEX capital December 31, 2004 है 49,000. Prepare the 2005 calendar year statement of owners equity for COMEX. हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है जिसकी मदद से हमने स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी बनानी है। CTEX कैपिटल December 31, 2005 है 47,000, लेकिन ये एंडिंग कैपिटल है, बिगनिंग कैपिटल ये होगा क्योंकि ये 31, 2004 है जबकि वो 2005 का है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इक्विटी December 31, 2004 जो कि है 49,000, ये क्वेश्चन में गिवन है। उसके साथ ही नेट इनकम भी गिवन है जो कि है 6,000, नेट इनकम भी गिवन है जो कि है 6,000। हम इसमें नेट इनकम ऐड कर देंगे और फिर ओनर इन्वेस्टमेंट्स की हमें कोई वैल्यू नहीं दी हुई, तो हमने सिर्फ इन्हीं दोनों को टोटल कर देना जो कि आ जाता है 55,000। फिर ओनर विड्रॉल्स की वैल्यू दी हुई है जो कि है 8,000। 55,000 में से जब हम 8,000 माइनस करेंगे तो 47,000 आ जाएगा। और ये अगर माइनस ना भी करें तो भी क्वेश्चन में गिवन है कि CTEX कैपिटल December 31, 2005 है 47,000। तो हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। आज के इस लेक्चर में हम यहीं तक सॉल्व करेंगे। अगर आपने कोई चीज़ पूछनी हो तो कमेंट्स में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।